नमस्कार दोस्तों। आज पूरे भारत भर में मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। आप खास करके ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यों में तो ये धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन सिर्फ अलग-अलग इनके नाम हैं। जैसे बिहार में इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहते हैं, तो कहीं पर इसको असम में जैसे इसे बिहू कहा जाता है। कहीं पर इसे लोहड़ी कहा जाता है, पंजाब में जैसे आप इसे लोहड़ी कहते हैं। कहीं पर इसे सरहुल, झारखंड में इसे सरहुल के नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे पतंग पर्व माना जाता है, कहीं पर इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। लेकिन कहीं पर ओणम, कहीं पर पोंगल, अलग-अलग नामों से लेकिन मनाया जाता है लगभग पूरे भारत भर में। कहीं पर कुश्ती का दंगल होता है, तो कहीं पर ओणम में आपको जो है सो ये नाव का रेस किया जाता है। कहीं न कहीं हर जगह पर इसे क मनाया जाता है और अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पर कुछ पकता है, तो कहीं पर तिल पिठा पकता है, तो कहीं पर जैसे तिलकुट पकता है। तिलकुट बनाया जाता है, खाया जाता है, मुरब्बा खाया जाता है। लेकिन दही-चूड़ा हर हाल में आपको खाना है और स्नान ज़रूर करना है आपको। आग में तिल दे कर के तापना, उसके बाद पानी में जिस आप पानी से स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा-सा तिल डाल दीजिए। आप जो आग जला कर के ताप रहे हैं उसमें थोड़ा-सा तिल डाल दीजिए। ब्राह्मणों को तिल दान करें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है मकर संक्रांति में। उसके बाद आज मैंने जाना कि मकर संक्रांति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत कुछ सिखाती है हमें। तो आज मैं आपको बताऊँगा 10 ऐसी बातें जो हम लोग मकर संक्रांति से सीख सकते हैं। क्या-क्या हम लोग सीख सकते हैं मकर संक्रांति से? सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि इसे संक्रांति क्यों कहते हैं, मकर संक्रांति? तो इसे हम मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे संक्रांति कहते हैं। इसे उत्तरायण भी, सूर्य उत्तरायण भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य धीरे-धीरे अब दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, यानी रातें अब धीरे-धीरे छोटी होगी और दिन धीरे-धीरे बड़े होते जाएँगे, इसीलिए उसे उत्तरायण भी कहा जाता है। अब हम लोग इससे क्या-क्या सीखे मकर संक्रांति से? तो मकर संक्रांति से हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं कि हमारे उद्देश्य और इरादे हमेशा बड़े होने चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं इतना बड़ा लक्ष्य कैसे बनाऊँ? मुझ में इतना शक्ति नहीं है, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। जब आपके उद्देश्य और इरादे बड़े होंगे, तो आपका हर काम भी उसी अनुसार बड़ा होते जाएगा और धीरे-धीरे साधन भी जुटते जाएगा। बस आप एक बार मन में ठान लीजिए। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी ने कहा है कि जिस आदमी का लक्ष्य जितना बड़ा होता है, उसका तीर उतना ऊपर जाता है। जब आप सोचेंगे कि मुझे अपने तीर को पहले मंजिल तक ही भेजना है, तब तो वह पहले मंजिल तक भी नहीं भेजेगा, आपका तीर पहुँचेगा। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मेरा तीर 10वीं मंजिल तक पहुँचना चाहिए, तो आपका तीर कम से कम 8वीं 7वीं मंजिल तक ज़रूर पहुँचता है। इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़े रखने चाहिए। दूसरा सीख कि अगर आपका लक्ष्य और उद्देश्य बड़ा हो, तो उसी अनुसार बड़ा कोशिश भी होना चाहिए और ज़्यादा दिनों तक लगातार कोशिश करते रहना है। ये नहीं कि उद्देश्य तो आप बहुत बड़ी बना लेते हैं, लेकिन जब उसके अनुसार ज़्यादा दिन लगने लगता है या उसके अनुसार ज़्यादा साधन जुटाने पड़ते हैं या ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कहते हैं बाप रे! हमसे कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा काम हम क्यों ठान लिए? जब आप उद्देश्य बड़े रखेंगे, टारगेट बड़े रखेंगे, तो उसी के अनुसार आपको ज़्यादा दिन भी लगेगा और ज़्यादा लोगों का सहयोग भी लेना पड़ेगा और ज़्यादा दिनों तक आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। तीसरा बात जो हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे हर एक उद्देश्य में क्लैरिटी रहनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं। सूर्य प्रकाश का पर्व है, सूर्य प्रकाश का द्योतक है, हम लोग जानते हैं। सूर्य प्रकाश यानी अंधकार का नाश, यानी कन्फ्यूजन का नाश। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हमारे मन में नहीं रहना चाहिए अपने टारगेट के प्रति कि हमसे ये काम होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। आप एकदम क्लियर रहिए कि जब मैंने एक बार ठान लिया है, तो फिर इस काम में जितनी भी मुश्किलें आएँगी, मैं हर हाल में उस मुश्किलों को सॉल्व करूँगा। तभी आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। उसके बाद है चौथा कि परिस्थितियों के साथ बदलिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये नहीं समय बदल रहा है और आप वही पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं।
वही परंपरागत तौर तरीके से सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी का आपके पास ज्ञान नहीं है, नई चीज़ें सीखने का आप प्रयास नहीं करते हैं। आप जब पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजी का प्रचलन है, मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं, तो जिस तरह की हवा बहती है, पतंग उधर ही जाता है। ज़बरदस्ती आप उसे दूसरी तरफ उड़ाना चाहेंगे तो आपका पतंग नहीं जा पाएगा। तो जैसी परिस्थिति हो उसी अनुसार अपने आप को बदलिए। बदलते समय के साथ बदलना सीखिए तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। उसके बाद कि अगला हमारा है कि आप पतंग जब उड़ा रहे होते हैं, पतंग आपका कितना भी ऊपर जाए लेकिन मज़ा तभी रहता है जब उसकी डोर आपके हाथों में हो। तो आपके हर एक काम पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, आपका कंट्रोल रहना चाहिए। ये नहीं कि काम मेरा हो और नियंत्रण आप किसी और के हाथ में छोड़ दें कि भाई तुम मेरा ये काम देख लेना। ऐसा नहीं, उस पर फुल कंट्रोल आप खुद रखें। उसके बाद कि व्यवहार में गर्माहट होनी चाहिए और एनर्जी रहनी चाहिए और शब्दों में मिठास रहनी चाहिए। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। अगर आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों से अगर आपको अच्छे ढंग से काम लेना है, तो आप अपने व्यवहार में हमेशा एक मिठास रखिए, मीठी वाणी रखिए। अगर किसी व्यक्ति के काम से आपको संतुष्टि नहीं भी हो, तब पर भी आप उसको भला-बुरा मत कहिए। क्योंकि आपके साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है, जितने सहकर्मी हैं, वे सभी आपस में एक-दूसरे से मिले हुए होते हैं। आप किसी एक को डाँटते हैं, फटकारते हैं, तो उसका असर सब पर पड़ता है। सब कहता है, नहीं, इससे हमारा जो मालिक है, उसका व्यवहार ही खराब है। हमको इसके साथ काम ही नहीं करना है। इसीलिए और तिल गर्माहट की निशानी है। गुड़ ऊर्जा की निशानी। हम जानते हैं कि गुड़ से हमें ऊर्जा मिलती है। तिल से गर्माहट, यानी अपने व्यवहार में गर्माहट रखिए और हमेशा एनर्जेटिक रहिए, एनर्जी से भरपूर रहिए। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। उसके बाद कि रिश्तों में सबसे बड़ी पूंजी है हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे साथ जो आसपास के लोग हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक गर्माहट बनाकर रखिए, क्योंकि एक वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर मुसीबत पर, हर समय में वही लोग आपके काम आएंगे। उनसे दूर रहेंगे तो आप हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं हम लोग। इसलिए रिश्तों में गर्माहट रहनी चाहिए और हमारे जो रिश्ते हैं उन्हें महत्व दीजिए अपने लोगों को, अगल-बगल के लोगों से। उसके बाद ज़्यादा एक्टिव रहें। सूर्य प्रकाश का द्योतक, एनर्जी का द्योतक हम लोग जानते ही हैं। और अब ये मलमास भी खत्म हो रहा है, तो हमें हमेशा एनर्जेटिक रहना है। अपने ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। ये नहीं सोचना है कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब मैं कैसे एनर्जेटिक रहूँगा, पहले जैसा ऊर्जा मैं कहाँ से लाऊँगा। ऐसी बात नहीं है। उम्र का एनर्जी से कोई वास्ता नहीं होता है। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, लेकिन आपके अंदर अगर एक ऊर्जा है, अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मुझ पर उम्र का कोई असर नहीं होने वाला है, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि शुभ काम की शुरुआत। ये आज का दिन शुभ काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि मलेमास खत्म हो रहा है। मलेमास तक हम लोग जानते हैं कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। आज से आपको लगन, जितने भी मांगलिक कार्य है, शादी विवाह, जनेऊ मुंडन जैसे कामों की शुरुआत आज से हो जाती है। तो अगर आपको भी कोई शुभ काम की शुरुआत करना है, तो आप अविलंब इस काम की शुरुआत कर दें आज से, क्योंकि मलेमास खत्म हो चुका है। अब आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। उसके बाद कि जीत हार पर हमेशा मत सोचें। अगर किसी काम को कर रहे हैं, उस काम में अगर शुरुआत में असफलता भी मिल जाए, तो आप हमेशा उसी बात को लेकर के मत बैठे रहें कि हम ये काम शुरू किए थे, एक बार हमसे असफलता मिल गई, अब आगे जो कर रहे हैं इसमें भी सफल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। ऐसा नहीं सोचिए। आपके सामने जो परिस्थिति आ रही है उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहिए और हमेशा आशान्वित रहिए कि हमारा काम होगा, होगा, ज़रूर होगा। हर बार एक ही कहानी दोहराई नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन पिछली गलतियों से सबक ज़रूर लें, क्योंकि अगर बार-बार आप पिछली गलतियों को दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। फिर से असफलता आपको हाथ मिलेगी। इसीलिए पिछली जो गलतियाँ हैं, उनको हमको नहीं करके नए तरीके से काम को करना है, तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे। तो ये 10 बातें आप बिल्कुल नोट कर लें, जो हम लोग मकर संक्रांति से सीख सकते हैं। आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए इसी तरह से लगातार मेरे साथ, यानी सुमन सर शिक्षा के साथ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।